अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसमें से हमने ह्यूमन हार्ट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, उसके तमाम तर फंक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज फर्दर जो है हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है द सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी कि ब्लड, इसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है। तो बेसिकली ब्लड है क्या? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को हम जहन में रखते हैं कि ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि ये भी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। और वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है बेटा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। याद रखें, आपकी बॉडी के अंदर दो तरह के लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, क्लियर? एक ब्लड है और दूसरा जो है वो लिम्फ है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। तो हमारे पास जो ब्लड है ये भी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, इन विच डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट गैसेस एंड हार्मोन्स एंड वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड। ये ऐसा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है कि जिसके अंदर ब्लड है और इसके अलावा लिम्फ है और आयंस हैं, वेस्ट मटेरियल है, डिजॉल्व सब्सटेंस, यानी इन तमाम तर चीज़ों को ब्लड के अंदर जो है डिजॉल्व किया जाता है और फिर उसी को आगे ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। इट इज़ 1/12 ऑफ आवर बॉडी वेट। जो ब्लड का ओवरऑल वॉल्यूम है ना, या उसका जो वेट है, वो हमारे बॉडी वेट का तकरीबन 1/12 पार्ट है। इसकी जो नॉर्मल पीएच है बेटा वो 7.4 है। क्लियर? ये इस साल भी एमसीक्यूज़ आया हुआ था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास। कुछ बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर होता है। क्यों भाई रेड कलर होता है? इसलिए रेड कलर होता है क्योंकि इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो इसी वजह से इनका कलर क्या होता है बेटा? रेड होता है। क्लियर? और इसके अलावा और कुछ पॉइंट जो आप लोगों ने ब्लड के रिलेटेड जो है वो याद करने हैं, वो है इसका वॉल्यूम तकरीबन 4 से 4.5 लीटर फीमेल में और 5 से 5.5 लीटर तक, 5 से 5.5 लीटर तक जो है वो कहाँ मेल के अंदर होगा, और 4 से 4.5 लीटर जो है वो फीमेल्स के अंदर ब्लड ये मौजूद होता है। इसका वॉल्यूम, इसकी पीएच, इसका वेट वगैरह आपको याद होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद कुछ बेसिक टर्म है। हेमाटोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड। जब आप ब्लड को स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? हेमाटोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम ब्लड का मुताला करते हैं हेमाटोलॉजी कहलाती है। हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस क्या है? ये भी कुछ टर्म है, आपको याद होनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड के सेल्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? वो है हेमेटोपोएसिस या हीमोपोएसिस में हम उसे कहते हैं। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। आगे जाकर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ब्लड सेल्स को जब हम स्टडी करेंगे तो उनकी जो फॉर्मेशन है कहाँ पर होती है, तो हीमोपोएसिस को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस करना है। इसके अलावा हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारा ब्लड है उसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू की कुछ 3 मेन करैक्टरिस्टिक हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा, उसके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर डिवीजन की पावर मौजूद होती है। ठीक है? कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के पास डिवीजन की पावर मौजूद होती है। दूसरा ये है कि उनके अंदर जो मैट्रिक्स है उनके सेल ही खुद बनाते हैं। क्लियर? और तीसरे नंबर पर है वहाँ कुछ फाइबर्स मौजूद होते हैं। यानी कि ये 3 करैक्टरिस्टिक है तो आप कहेंगे कि ये कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन हमारे ब्लड के अंदर तीनों करैक्टरिस्टिक नहीं है, ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। आप लोगों ने याद रखना है इसको। क्यों? क्योंकि सेल्स ऑफ जो ब्लड है हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। इनके पास तकसीम होने की सलाहियत नहीं होती। दूसरा ये है कि जो फाइबर्स हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तीसरा ये है कि इनका जो मैट्रिक्स है बजाय इसके सेल्स खुद बनाते हैं बल्कि ये कौन बनाता है बेटा? ये लीवर बनाता है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है कि हम ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। कंपोजिशन, नेक्स्ट वन जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन क्या है? उसके अंदर जो मैट्रिक्स है ख़ास तौर पर जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स का, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की जगह पे आपने सिंपल पढ़ा हुआ है कि जो हमारा ब्लड है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। हम ब्लड सेल्स नहीं नाम दे सकते इसको। उसकी वजह ये है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो सेल थोड़ी हैं। ठीक है? तो जब हम मिला के उनकी बात करते हैं ना तो हम उनको क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। ये न्यू टर्म है, आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा ब्लड का मैट्रिक्स जिसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं 55% है, 45%। क्लियर? तो इनकी परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। हमने ये प्रोसेस कहाँ से निकाला है बेटा? ये सेंट्रीफ्यूज मशीन, सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए। यानी एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर ब्लड को भरा जाता है। क्लियर? और फिर क्या किया जाता है? उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर जो है ना स्पन किया जाता है, घुमाया जाता है। उसमें जो हमारे ख़ास तौर पे ब्लड सेल्स हैं वो हमें उसकी लेयर्स बन जाते हैं ना, ये ऐसे ब्लड की जो है ना वो लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है? जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो सबसे नीचे उनकी लेयर होती है, उसके बाद जो है उससे ऊपर प्लाज्मा अलग हो जाता है। तो ब्लड सेल्स को हमने फॉर्म एलिमेंट का नाम दिया हुआ है। तो ये जो नीचे वाली लेयर होगी क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये थोड़े से हैवी होते हैं सेल्स,
तो ये आपको लोअर लेवल में बिल्कुल छोटे जो नीचे वाली तह है उसके अंदर आपको नज़र आएगा। उसके बाद ऊपर वाली तह के अंदर आपको यहाँ पर प्लाज्मा नज़र आता है। क्लियर? तो आज हम जो है ना सिंपल ब्लड प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे। ब्लड प्लाज्मा ओवरऑल हमारे ब्लड का कितने परसेंट बनाता है बेटा? ये 55% बनाता है। इसका जो कलर है ब्लड प्लाज्मा का पेल येलो होता है, ठीक है, हल्का जर्द कलर होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं यूरोबिलिनोजेन। यूरोबिलिनोजेन भी हम कहते हैं या यूरोबिलिन भी हम उसे कहते हैं, यूरोबिलिन। तो ये यूरोबिलिन की वजह से हम उसे क्या कहते हैं बेटा? ये इसका कलर क्या है? पेल येलो। अच्छा, ये कुछ पॉइंट, वैसे हमारे जो यूराइन है उसका कलर भी इसी तरह का ही होता है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे पिगमेंट्स ही होते हैं जो मौजूद होते हैं। हीमोग्लोबिन जो हमारे पास है ना, रेड ब्लड सेल जो पुराने मरते हैं उनमें हीमोग्लोबिन होती है, उनकी ब्रेकडाउन से ये सारे कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो यूरोबिलिन या यूरोबिलिनोजेन की वजह से ब्लड प्लाज्मा का जो कलर है बेटा वो पेल येलो होता है। प्लाज्मा के अंदर जो है वो वाटर जो है तकरीबन 90 से 92% मौजूद होता है। इसके अलावा सोल्यूट्स भी हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं, वो तकरीबन 8 to 10% प्लाज्मा का बनाते हैं। सोल्यूट को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स और इसके अलावा इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स, ठीक है। परसेंटेज आपको जहाँ भी जितनी परसेंटेज लिखी हुई है वो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स ये तकरीबन हमारे प्लाज्मा का 0.9%, हमारी बुक कह रही है 0.9%, और 0.9 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो तकरीबन 1% हमारे ये प्लाज्मा का इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स बनाते हैं। तो इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स में 3 पार्ट्स आते हैं, आयन्स आते हैं, साल्ट्स आते हैं और इसके अलावा गैसेस वगैरह आते हैं। फिर तो आयन जो है सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और फास्फेट आयन ये मौजूद होंगे, और क्लोराइड और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन हमारे प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर? साल्ट की कंसंट्रेशन कौन से साल्ट होंगे? NaCl, Na और Cl के मिलने से, KCl, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट। इनका काम क्या होता है? इन साल्ट्स का क्या काम होता है? ये बफर के तौर पर काम करते हैं, यानी बफर कहते हैं ऐसा सोल्यूशन जो pH के अंदर चेंज को रेजिस्ट करे, pH के अंदर चेंज को रेजिस्ट करे, यानी ब्लड की pH को तब्दील ना होने दे। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं बेटा? बफर सोल्यूशन कहते हैं। तो जो अल्लाह ने हमारे इस प्लाज्मा के अंदर साल्ट रखे हुए हैं ना, ये बफर सोल्यूशन के तौर पर काम करते हैं, हमारे ब्लड की pH को मेंटेन रखते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और पॉइंट कि ये कैसे हमारे ब्लड की pH को मेंटेन करते हैं, तो ये हमारे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 जो केमिस्ट्री का चैप्टर है उसके अंदर हाउ डू बफर एक्ट, बफर काम कैसे करता है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने डिटेल से बताया हुआ है कि बफर किस तरीके से काम करेगा। तो इन आयन्स की भी वहाँ पर आप जो है वो कन्फिग्रेशन समझ सकते हैं कि कैसे ब्लड की pH को मेंटेन किया जाता है। अच्छा, उसके बाद तीसरी तरह के जो हमारे पास इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स हैं उनमें ऑक्सीजन गैसेस शामिल हैं, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये डिजोल्व फॉर्म है, ये याद रखना है कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म है। सबसे ज़्यादा जो डिजोल्व होने की सलाहियत होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होती है, और तकरीबन हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर 5% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, 5% तक। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डिजोल्व फॉर्मेट में हमारे प्लाज्मा के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। इनऑर्गेनिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, तीनों पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। ऑर्गेनिक सोल्यूट्स हमारे प्लाज्मा का 7 to 9% बनाते हैं। क्लियर? तो ऑर्गेनिक सोल्यूट को फर्दर हम जो है ना वो 6 से 7 हिस्सों में उसको क्लासीफाई करते हैं। ऑर्गेनिक सोल्यूट में कुछ प्रोटीन्स होती हैं, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल है, हिपेरिन है, डिफेंस मॉलिक्यूल है और हार्मोन्स वगैरह शामिल होते हैं इसमें। यानी कि 6 टाइप्स के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो आपके ब्लड प्लाज्मा में मौजूद हैं। इसमें से जो प्रोटीन है वो 6 to 8% ऑर्गेनिक सोल्यूट्स का बनाती है, यानी कि 7 to 9% में से 6 to 8% प्रोटीन्स बनाती हैं। क्लियर? और इसके अलावा बाकी जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट है उनमें कौन सी चीज़ें हैं? ग्लूकोज, जो कि हमारे 100 ml ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर कितनी मिकदार होती है? 80 से 120 ग्राम में ग्लूकोज होती है। अमाइनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल वगैरह शामिल है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, और हमारे ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर तकरीबन 150 से 260 मिलीग्राम क्या मौजूद होता है बेटे? इसमें कोलेस्ट्रॉल। इनकी मिकदार आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे कौन से थे? ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, और उनमें से हमने डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट को देखा। इसके अलावा वेस्ट वगैरह भी होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन और क्रिटाइन भी इसमें शामिल होता है। क्रिटाइन वगैरह भी इसमें शामिल हो गए, ये वेस्ट मटेरियल शामिल है। इसके अलावा आपके ब्लड के अंदर हिपेरिन एक केमिकल है जो कि वाइट ब्लड सेल्स में से इओसिनोफिल बनाते हैं, ठीक है, बल्कि बेजोफिल्स बनाते हैं, ठीक है। तो बेजोफिल्स ये बनाते हैं कौन कौन से? बेजोफिल सेल्स और मास्ट सेल्स, ठीक है, ये ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। और हिपेरिन का काम क्या होता है? एंटी कोआगुलेंट होता है, यानी कि एंटी कहते हैं उलट, कोआगुलेशन कहते हैं लोथड़े बनना, तो खून के ये केमिकल जमने नहीं देता, हिपेरिन वगैरह। क्लियर बेटा? इसके अलावा डिफेंस मॉलिक्यूल होते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर डिफेंस मॉलिक्यूल भी होंगे, जैसे कि हमारे पास एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम, ये भी उसमें शामिल होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? बैक्टीरियल सेल वॉल को, बैक्टीरियल
बैक्टीरियल सेल वॉल को ये क्या करता है बेटा, डिस्ट्रॉय करता है लाइसोजाइम। ठीक है, तो इसलिए ये डिफेंस मालिक्यूल भी है, तमाम बैक्टीरिया जो हमारे प्लाज्मा में आएंगे उनको किल करने का काम ये करेंगे। इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा के अंदर हार्मोन्स भी शामिल होते हैं, तो जितनी तरह के हार्मोन्स हैं, ठीक है, तो उनको आगे पता है ना आपको कि ग्लैंड्स की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो है ना डक्ट के जरिए डायरेक्ट टारगेट तक पहुंचाया जा रहा होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो हार्मोन है उनको ब्लड में डिसॉल्व करके टारगेट टिश्यू तक पहुंचाया जाता है। तो वो ब्लड के अंदर हार्मोन्स को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने के लिए सहारा लिया जाता है, किसका बेटा, प्लाज्मा का, यानी कि ब्लड का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा हमने अब ज़रा थोड़ा सा डिटेल से हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन का पोर्शन, क्योंकि आपकी बुक के अंदर इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? 4-5 तरह की जो है ना, 4 तरह की प्लाज्मा प्रोटीन है जो आपके ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास एल्ब्यूमिन। वैसे प्लाज्मा प्रोटीन कितने % बनाती है? ये ऑर्गेनिक सोल्यूट का 6 to 8% बनाती है। उसमें से इस 6 to 8 में से 4% तक तकरीबन एल्ब्यूमिन होती है। तो ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये हमारी ब्लड के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी में मौजूद होती है, सबसे ज़्यादा आपके ब्लड के अंदर आपको एल्ब्यूमिन नज़र आएगी। क्लियर? और ये एल्ब्यूमिन को कौन सिंथेसाइज करता है? सिंथेसाइज बाय लीवर, इसको लीवर ही बनाता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा जो मेंटेन, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है? मेंटेन ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो मैं आपको एक बात समझाऊँ, जब आपका ये ब्लड है ना, ये ब्लड पहुँचा है टिश्यू तक, ये सारे टिश्यू पड़े हुए हैं, तो इस ब्लड में से सारे का सारा जो मटेरियल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको यहाँ टिश्यू के दरमियान में ये डाल दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो हमारे सेल की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सेल क्या करते हैं, इनको बॉडी के अंदर, ये अपने सेल के अंदर इनटेक कर लेते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है। बाकी मटेरियल यहाँ बच जाता है। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो मटेरियल ब्लड से सारा फिल्टर हुआ है वो टिश्यू में आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब सेल अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो ब्लड में से ग्लूकोज है, डाइजेस्टेड मटेरियल है, इसको तो वो निकाल लेंगे, अपने अंदर एंटर होने देंगे। बाकी एक्सेस ऑफ क्वांटिटी में टिश्यू फ्लूइड मौजूद होता है। अब अगर इसको वेस्ट करना है तो इसका मतलब है आप अपने रिक्वायर्ड फूड का, आप अपने न्यूट्रिएंट का ज़्यादातर हिस्सा वो ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। तो उसको दोबारा ब्लड के अंदर सर्कुलेट करवाने के लिए यहाँ पर हमारे पास लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम की कुछ नालियाँ होती हैं, वो यहाँ से इन तमाम मटेरियल को अंदर लेके जाती हैं और फिर उसके बाद दोबारा उनको किस में, बैक ब्लड के अंदर दोबारा डाल दिया जाता है। तो वहाँ पर ये जो प्रोसेस है कि हमारे इस कैपिलरीज के अंदर दोबारा जो मटेरियल है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले होता है वो होता है एल्ब्यूमिन का। एल्ब्यूमिन ब्लड को क्रॉस करके, खून की नालियों को क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकती। तो जैसे एल्ब्यूमिन हमारे इस ब्लड के अंदर मौजूद रहेगी तो ब्लड का सोल्यूट लेवल, ठीक है, वो हाई रहेगा। तो हायर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट रहेगी, जिसकी वजह से ये जो मटेरियल है, टिश्यू फ्लूइड है, बहुत सारा मटेरियल जो है ना वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि फिर ये जो मटेरियल है ये डाइल्यूट लगेगा टिश्यू फ्लूइड का, और जो सेल, जो ब्लड के अंदर का मटेरियल है वो कंसनट्रेटेड लगेगा। तो उसका बैक फ्लो करवाने में वहाँ पर एल्ब्यूमिन हम यहाँ हेल्प कर रही है। ठीक है बेटा। तो इस तरह ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ एल्ब्यूमिन अपना सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। दूसरी तरह की जो प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है वो है फाइब्रिनोजन। अब ये जो फाइब्रिनोजन है और प्रोथ्रोम्बिन है, ये तकरीबन 1% बनाती हैं प्लाज्मा प्रोटीन का। फाइब्रिनोजन और दोनों का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर हेल्प करना। ठीक है, ब्लड के क्लॉट्स बनवाना, खून के लोथड़े बनाने। जब कोई ज़ख्म वगैरह हो जाता है तो सारे का सारा ब्लड हमारे खून से, जो हमारा ब्लड है वो बाहर ना निकले खून की नालियों से, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग करके उस ज़ख्म वाली जगह को भर देती हैं ताकि ब्लड बाहर ना निकले। तो इसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर ग्लोब्यूलिन्स होती हैं। मैं अब ग्लोब्यूलिन की नहीं बात कर रहा, गोल शक्ल की कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम ग्लोब्यूलिन कहते हैं। उसमें से हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर इम्यूनोग्लोबिन यानी कि आपकी एंटीबॉडीज़ को डिस्कस किया गया। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ भी खास किस्म की प्रोटीन्स ही होती हैं। ये डिफेंस मालिक्यूल हैं जो आपके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और इनको कौन तैयार करवाता है बेटा? ये लिम्फोसाइट। इनको हमने डिटेल से, जो हमारी इम्यूनिटी वाला टॉपिक है उसके अंदर डिटेल से डिस्कस करना है। क्लियर हो गया? तो ये मौजूद होती हैं। इसके अलावा ग्लोब्यूलिन की, ये तो पहली टाइप है। ग्लोब्यूलिन की दूसरी जो टाइप्स हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन और बीटा ग्लोब्यूलिन, वो भी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है उसको तो लिम्फोसाइट प्रिपेयर करता है, बाकी जो ग्लोब्यूलिन है इनको लीवर तैयार करता है, ये लीवर तैयार करेगा। क्लियर? तो इनका काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे अल्फा ग्लोब्यूलिन है वो कॉपर की जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी, और जो ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन है, ये ख़ास तौर पे जो आयरन है, आयरन की ट्रांसपोर्ट के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये असल में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं जो किसी न किसी
इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को या मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम यहाँ पर कर रही होंगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने प्लाज्मा को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होती है ब्लड सेल्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।